मामला मुसलमानों को आरक्षण में, जो कि कर्नाटक सरकार ने दिया सरकारी ठेकों में, और फिर बात चली गई संविधान तक की, क्या संविधान इससे बदल जाएगा, संसद तक मामला गया और अब उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले मौलाना साहब एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, मेरे मन में आया कि सवाल मैं आपसे पूछूं। आपने कहा कांग्रेस को काफ़ी बड़ा जिम्मेदार बताया अपनी हालत के लिए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, अभी बहुत सारी बातें यहाँ पर बोली राजीव जी ने ब्रेक से पहले, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने तो आपकी दुर्गति की, लेकिन दूसरी पार्टियों में, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं या किसी और पार्टी की, उन्होंने आपके साथ मतलब उनकी नीतियों से आपके समाज का भला हुआ, आपके लोगों का भला हुआ? देखिए, आपने एक मिसाल सुनी होगी विपिन जी कि बकरी ने दूध दिया, मैंगनियों भरकर दिया, तो क्या दिया? बीजेपी, इसमें कोई दो राय नहीं, जो भी स्कीमें हैं संविधान के मुताबिक, जो भी स्कीमें निकल रही देश में, मुसलमान उससे अछूता तो है नहीं जी। लेकिन यहाँ बीजेपी भी उसको कांग्रेस की तरह कहीं ना कहीं मुसलमान का नाम देकर, हमने मुसलमानों को ये दिया, हमने मुसलमानों को ये दिया, हमने मुसलमान। मुझे आप ये बताइए, संविधान से अलग क्या कोई पार्टी किसी भी समुदाय को या किसी धर्म के लोगों को दे सकती है? नहीं दे सकती, कोई भी पार्टी नहीं दे सकती, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, या अब भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन उसका ढंढोरा पीटा जा रहा है कि हमने मुसलमान को ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। खैर, जो भी दिया, जिसको भी दिया, वो हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। सवाल ये है कि जो जो पार्टी देश में सबसे बड़े लंबे टाइम तक जिसने शासन किया, क्या उस पर यह सवाल नहीं उठता कि देश की एक बड़ी आबादी, जो माइनॉरिटी में सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, वो आज तक पसमानदगी का शिकार क्यों है? वो आज तक नौकरियों में अपने हक क्यों नहीं पा पाई? सवाल अब चूंकि वो तो हो गया, वो पास्ट हो गया, वो भूतकाल हो गया, आपने सवाल उठाया उस पर, अच्छी बात है, लेकिन जो वर्तमान है, आपको लग रहा है कि धीरे धीरे चीजें बेहतर हो रही हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं, उसको सुन लीजिए, उसको सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस ने जो भी किया मुसलमान के साथ, मैं उसको बार बार इसलिए दोहराना चाहता हूं कि वो हमारे लिए इतने बड़े जख्म हैं कि हम उनको भुला नहीं पा रहे हैं चाहकर भी। हाँ, तो मैं यही मौलाना साहब पूछ रहा हूं कि वो जख्म है, तो वो जख्म अब थोड़े बेहतर हुए, थोड़े भर रहे हैं, थोड़ा बेहतर लग रहा है तबीयत, यही तो सवाल है मेरा। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी मुसलमानों को अलग से तो कुछ नहीं दे सकती। एक बड़ा फायदा इस वक्त में ये हुआ है मुसलमानों का, जो मैं कहना चाहता हूं कि टीवी चैनल पे, कांग्रेस के शासन में मुसलमान जेब कतरा बनता था, लूटमार करने वाला बनता था, चोरी करने वाला बनता था। राहगीर जितने लुटेरे होते थे, उसमें 80-90% मुसलमान हुआ करते थे, और ये खुली छूट होती थी कांग्रेस की तरफ से कि जो चाहे करो, तुम्हारा कोई बाल बालिका नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी चाहे ना दिया हो मुसलमान को, लेकिन एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा परिवर्तन मैं ये देख रहा हूं मुसलमानों में, कि जो बच्चे जेब काटते थे, जो बच्चे रास्ता लूटते थे, जो बच्चे आवारा थे, आज वो अपने काम पर लगे हुए हैं। वो चाहे डंडे के डर से हो या मसावात के डर से हो, कोई भी डर उसको मान लीजिए, लेकिन वो बच्चे आज काम पे लगे हुए हैं। बड़ी बात कह रहे हैं मौलाना साहब। हर्षवर्धन भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी पूजा जी से लेना चाहूंगा। नहीं, मैं पूरी कर लूं। हाँ, कर दीजिए। मुझे 30 सेकंड और दीजिए। तो ये देश का मुसलमान, देखिए, किसी भी पार्टी से, किसी भी सरकार से कुछ नहीं चाहता। एक बात जरूर चाहता है कि हम अमन के साथ अपनी जिंदगी जिए। हम आज पछड़े नहीं है, मैं आपको फिर कहता हूं आपके चैनल पे, मुसलमान पछड़ा नहीं है। मैं देख रहा हूं पिछले 30 साल पहले जो हालात थे हमारे, आज वो हालात नहीं है। और उसके लिए मैं ये भी नहीं कहता कि बीजेपी ने ये हालात बिल्कुल आकर बदल दिए। पिछले 10-20 सालों में तमाम लोगों के हालात, जिस तरह से परिवर्तन आया है देश में, और जिस तरह से लोगों के हालात अच्छे होने शुरू हुए हैं, मैं गांव देहात में देखता था कि एक घर में अगर एक सब्जी बन जाती थी तो 2-3 घर उसको जी सर, क्योंकि अब समय थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, आपकी बात समझ गए पूजा जी। देखिए, कांग्रेस शासन में मुसलमानों के बच्चे जेब कतरे बन रहे थे, आवारा थे, और अब आज भारतीय जनता पार्टी में अब बकायदा बड़े स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। इसका मैं बाकी बात इधर उधर नहीं करूंगी, मैं आंकड़ों पे आऊंगी। अभी बजट 2025 आया है, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बजट कट्स की बात करूंगी। उस्ताद स्कीम हो, नई मंजिल स्कीम हो, लीडरशिप डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटी वुमेन, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप जो 1000 हर बच्चे को कक्षा 1 से 8 में दिया जाता था, उसको स्क्रैप कर दिया गया।
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 93% की कट के साथ हुई। इन लोगों को मदरसा से दिक्कत है, मदरसा के तो 99% फंडिंग ही काट दी। उसके बाद अभी हर्षवर्धन जी स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि आप कब तक उन पे वोट करते रहेंगे। तो स्किल डेवलपमेंट में जो 64 करोड़ का बजट था उसको समेट के 3 करोड़ का कर दिया गया है। तो अभी भी अगर 64 करोड़ के 3 करोड़ और 28% और 73% के मेरिट का मीन्स, और स्कॉलरशिप जो बाहर के या जो मुसलमान के बच्चे ओवरसीज स्कॉलरशिप जाते थे 200 करोड़ से 0.01 करोड़ हो गया है। ये बजट है और ये आंकड़े हैं और ये सरकारी आंकड़े हैं, हम जाकर इन्हें चेक कर सकते हैं। अगर इतना अच्छा कर दिया था तो इस 4% की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं बन रही तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही होना चाहिए, जो कि 200 से 1 करोड़ पे ला देते हैं, 64 से 3 करोड़ पे ला देते हैं, मैट्रिक बंद, स्कॉलरशिप बंद कर देते हैं, बच्चों को 1000 रुपए नहीं देते, लीडरशिप स्कीम्स बंद कर देते हैं, उस्ताद स्कीम बंद कर देते हैं, नई मंजिल स्कीम बंद कर देते हैं, नेशनल मौलाना आजाद एजुकेशनल फंड बंद कर देते हैं। उसके बाद भी अगर बच्ची जेब कतरे नहीं बन रहे, ये तो बहुत ही चमत्कारी, और मोदी जी सही कहते हैं कि उनके ऊपर तो कोई डिवाइन हाथ है, फिर तो कोई बात ही नहीं होती। अगर आप ठीक है, राजीव जी कुछ कह रहे थे, ठीक है, ओके राजीव जी। कमीशन को ही बंद कर दीजिए। अगर मुसलमान कांग्रेस के बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने जब डिबेट की शुरुआत करी थी तो इन्होंने कहा था कि मुसलमान पिछड़ेपन में है, सिद्धारमैया भी कह रहे हैं पिछड़ेपन में है, DK शिव कुमार भी कह रहे हैं पिछड़ेपन में है, जो कांग्रेस पूरी कह रही है पिछड़ेपन में है, तो ये स्कीम कैसे गिनवा रहे हैं? उसके पीछे की वजह क्या थी? आप ही तो लोग थे। अगर यही स्कीम थी तो ऐसे हालात क्यों थे? वही तो मैं कह रही हूँ ना, बजट कट आपने किया है, बच्चों की शिक्षा का पैसा आपने काटा है, बच्चों की स्कॉलरशिप का पैसा आपने काटा है, बच्चों को बाहर पढ़ाई भेजने की पैसा, शिक्षित नहीं है, को स्किल डेवलपमेंट का पैसा काटना है। आपके आप डिफाइन कर रहा हूं, वो शिक्षित नहीं है, उनके पास घर नहीं है, वो पिछड़े हुए हैं, उनको मुख्यधारा में लाना है। ये आप ही ने तो बोला अभी थोड़ी देर पहले। शिक्षा दीजिए, उन्हें अवसर दीजिए, उन्हें उनके हाथ में पैसे दीजिए, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। अवसर ही तो दे रहे हैं हम, अवसर की वो पंचर वाले, हमने यही तो बोला। उनके हाथ में सिर्फ एक ईदी पकड़ा के आपको लगता है कि आप वोट बैंक पॉलिटिक्स को साध लेंगे, ये नहीं है। उस बच्चे को अगर 1000 रुपए मिल रहे हैं, अगर आपने मुसलमानों का उत्थान करना है, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक राय देता हूँ, मुसलमानों का उत्थान करना है तो जो हमारी मोदी जी की दी हुई स्कीम है ना, अपने सारे कार्यकर्ताओं को बोलिए हर घर के में मुसलमान के जाकर के उनको समझाएं, उनको ये स्कीम दे। इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कोई। अगर सरकार किसी गरीब मुसलमान के बच्चे को विदेश भेज रही है पढ़ने के लिए, ठीक है, मुझे लग रहा है ये डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। हर्षवर्धन, हम वापस से ट्रैक पर आते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहेंगे, दोनों तरफ से आएंगे कि आपने सही किया। मौलाना साहब ने एक तस्वीर पेश की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम उनकी तस्वीर को पूरा एक 100% रिप्रेजेंटेशन मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपनी एक बात रखी। आप कुछ कहना चाह रहे थे उसी दौरान? नहीं, देखिए, अगर मौलाना कह रहे हैं तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी ना। हम 6 लोगों में वही अकेले मुसलमान हैं, बाकी तो मतलब चिंता भले कर लें, मुसलमान तो वही हैं, और हम में से कोई मुसलमान हो भी नहीं सकता है, कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। और अगर मौलाना रशीदी ये कह रहे हैं तो वो समाज में रहते हैं, उनकी बात को आप किसी तथ्य से काटे तो समझ में आता है। सिर्फ कहें कि वो चमत्कार हो गया, डिवाइन हो गया, तो है भाई, ये तो सच है कि मुसलमान अब उस तरह से नहीं फंस रहा है। और तो और, जब दंगे कम होते हैं तो उसमें भी मुसलमान कम फंसता है, पहले ज्यादा दंगों में फंसता था, तो ये तो फैक्ट है। लेकिन सवाल यहां यही है कि कब हम देश के नागरिक की तरह हिंदू मुसलमान छोड़कर देखना बंद करेंगे। कांग्रेस ने इस पॉलिटिक्स को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, क्या इसमें कोई भ्रम है? लंबे समय तक मुसलमान उनका पक्का वाला वोटर रहा। अभी भी राहुल गांधी वही कर रहे हैं, हिंदुओं को जाति में बांट दो, जाति जाति चिल्लाओ और मुसलमान एक साथ आ जाए। अभी वही कोशिश दिखती है। इसके अलावा तो कोई वजह नहीं है कि ठेके में 4% दे दिया और उस पर नेशनल डिबेट हो रही 3 दिन से। तो ये सब तो जानबूझकर किया गया लगता है। और मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस इससे खुश हो रही होगी कि फिर से उसके ऊपर मुसलमान वाली पार्टी होने का ठप्पा लग रहा है। जी सतीश जी, आपकी राय? मैं तो यही कह रहा हूं, हर्षवर्धन जी को ही कह रहा हूं कि जब तक आप 80-20 की राजनीति करेंगे, जब तक आप बटो कटो की बात कहेंगे, तब तक वो भारतीय वाला शब्द आप पचा जाइए, इसको आप मत बोलिए, नहीं हो पाएगा। हम तो ये कहना चाहते हैं। नीति लोप रहता है क्या? सुन लीजिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी हूँ, नहीं, राजीव जेटली को बताइए ना, आप नीति लोप रहता है बहुत। अरे आप कुछ भी अरे आप भी तो, आप भी और जेटली जी में कोई अंतर थोड़ी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, राजीव जी का ही जवाब दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन का ही जवाब दे रहा हूँ। कैसे बात कर सकते हैं?
आप कहते हैं कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमेशा इसी तरह की उठपटांग बात करते हैं। कोई अरे संदर्भ तो हो, सुन तो कोई लीजिए, आप वजह बोलिएगा हो, वैसे तो इसी क्या जवाब तो संदर्भ मिलेगा ना। आप सुनिए, बोलते हैं? अरे काय के लिए आप विषय बेकार आपने मतलब। पूरी डिबेट चलिए हर्ष जी सुनिए, बोलने मैं दीजिए विषय उनको। पे ही बोल रहा हूँ। आप यही विषय का हिस्सा था। आप सुनिए ना भाई, बेकार वो वाला दूसरा डिबेट में होता है सब। अरे तो सुन ये लीजिए, आप कर रहे राजीव हैं जी ना, के हिसाब आपने शुरू किया, मैंने आपका नाम लिया ही नहीं। आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अच्छा, आप तो सुन डिबेट लीजिए। बताइए, एक लाइन ढंग की बोल नहीं पाया। आपको आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आपको इतना क्यों लग रहे हैं? मैं मौलाना जी को कहता हूँ, मौलाना जी को कहता हूँ, सुनिए। वरिष्ठ अरे पत्रकार सुन हैं, तो लीजिए, वरिष्ठ हैं, उस तरह से टीवी पर सुन लीजिए, दिखते सुन हैं, लीजिए। लगता है। अरे बड़ा खराब लगता है अरे आप ऐसे सुन लीजिए दिखते ना हैं। भाई, अरे सुन लीजिए ना। आपको लगता होगा, हमको ठीक लगता मजाक कर रहे है। हैं आप। एनीवे, चलिए हर्ष जी सुनिए। कहने दीजिए, अरे कहने रुको दीजिए यार, जी। गजब है रुको। आपका हाल। बोल- सतीश जी मैं- बोलिए। हर्ष जी बोलने दीजिए सर। नहीं बोलने दे रहे, लेकिन मौलाना जी, ईश के सिंह की बड़ी खराब आदत है। मौलाना जी, पत्रकार मौलाना होकर जी को ये समझना, अरे तेरी के सुनो यार, मौलाना जी को ये पता होना चाहिए कि आरएसएस की एक बैठक हुई आज से कुछ दिन पहले, और उसके बाद जो उन्होंने 5-7 कार्यक्रम दिए, तो मुझे तो यही लगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि ये तो अल्पसंख्यक को मानते ही नहीं है, माइनॉरिटीज को मानते ही नहीं, और उसमें अगर मुसलमान जोड़ लीजिए तो उनको मानते ही नहीं। तो बात ये हिंदू मुसलमान वाली बात तो रहेगी, ये तो है ही। तो ये हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई आप एकांकी चलेंगे। जैसे राजीव जी की बातों से लगा कि सब कुछ हो गया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मुसलमान भी बहुत आगे बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। खाली इनसे यही पूछना चाहिए कि क्या हिंदू समाज पूरा ऊपर से नीचे तक, नीचे वालों की बात तो करोगे ना, क्या उनको हटा के अब सीधे एक ही हिंदू हो गया? ऐसा नहीं है। हिंदू जातिगत व्यवस्था है, तो क्या सबके अच्छे दिन आ गए? तो शायद खाली मुसलमानों के अच्छे दिन की बात क्यों करते हो? पिछड़े वहां भी रहे हैं, यहां भी होंगे। इसको आप तार्किक रूप से वास्तविकता में स्वीकार कर लीजिए, तो विकसित भारत बनेगा। हम भी उसके साथ हैं, क्यों नहीं? विपिन जी, हम भी 30 चाहते हैं हर कोई भारतीय कहलाए। हाँ जी मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, अभी सतीश जी ने एक बात कही, मैं ये कहना चाहता हूं, आरएसएस अगर मुसलमान को मुसलमान नहीं मानती, माइनॉरिटी नहीं मानती, तो ये इतना बड़ा सत्य है हिंदुस्तान में कि मैं मुसलमान हूं और यहाँ कम से कम 25 से 30 करोड़ मुसलमान है। ये इतना बड़ा सत्य है, जितना बड़ा सत्य है दिन में सूरज का उगना। किसी के मानने न मानने से फर्क नहीं पड़ता सर। कोई ना माने हमें तो क्या हम मुसलमान नहीं रहेंगे? क्या देश में मुसलमान लुप्त हो जाएगा? क्या देश में मुसलमानों का जो संविधान में अधिकार है वो खत्म हो जाएगा? ना माने कोई, उसके न मानने से क्या होता है? कांग्रेस ने तो हमें 65 साल तक माना, लेकिन क्या दिया? मानकर भी हमें क्या दे दिया? समाजवादी ने मानकर हमें क्या दे दिया? आम आदमी पार्टी ने मानकर हमें क्या दे दिया? सवाल तो वही है ना सबसे बड़ा, कि जो लोग हमें मानते थे और मानते आए हैं और आज भी हम भर भर कर उनको वोट दे रहे हैं। आप देखिए समाजवादी को कितना वोट दिया मुसलमानों ने, 36 से 37 सीटें आ गई। उनके यादवों ने उनको वोट नहीं दिया, हिंदू ने उनको वोट नहीं दिया। यहाँ दिल्ली में देखिए 74% जो है आम आदमी पार्टी को मुसलमान ने वोट दे दिया। हम तो दे रहे हैं सबको, इन्होंने मानकर हमें क्या दे दिया? और जो हमें नहीं मान रहे हैं वो हमारा क्या संवैधानिक अधिकार छीन लेंगे? ऐसा क्या आप मानते हैं इस बात को कि भाई अगर मुसलमान को मुसलमान ना माना जाए तो क्या हमारा वोट राइट छीन जाएगा, देश में जीने का अधिकार छीन जाएगा, हमें देश से निकाल दिया जाएगा 25 से 30 करोड़ मुसलमानों को? ये तो सर संभव ही नहीं है। किसी के मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता।